जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का हमारा ये लेक्चर 20 है। इसके पहले हम लगभग 19 लेक्चर के माध्यम से प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो, इसके कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में ही डिस्कशन किया था, इसके प्रारंभिक प्रश्नों को डिस्कस किया था और वो इस लेक्चर का पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 है जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य के ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था? दोस्तों याद रखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था को जब आप देखते हैं तो आपको एक समृद्ध और संपन्न साम्राज्य के तौर पर विजयनगर साम्राज्य दिखाई पड़ता है, जहां हिंदू शासकों का शासन रहा। एक प्रकार से हिंदू साम्राज्य यहां पर आपको लंबे समय पर देखने को मिला है। लेकिन इस समय जो है कई प्रकार के कर जो है लगाए जाते थे। यहां याद रखिएगा कि विवाह कर जो है वो भी वसूला जाता था और कृष्णदेव राय जब इस वंश के शासक हुए लगभग 1509 से 1529 ईस्वी के आसपास, तो कृष्णदेव राय ने ही विवाह कर को समाप्त कर दिया था। अगर हम यहाँ राजस्व व्यवस्था की बात करें तो यह ध्यान रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व जो था ये आय का प्रमुख साधन था। आय का प्रमुख साधन क्या है? तो भू राजस्व जो है वो विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख साधन था। प्राप्त जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, उन स्रोतों से हम लोगों को पता चलता है कि समय के शासक जो थे वो 1/6 के आसपास उपज का जो होता था वो राजस्व के तौर पर वसूल करते थे। हालांकि वर्षा की मात्रा के आधार पर देखें, भूमि के प्रकार के आधार पर देखें, सिंचाई व्यवस्था के आधार पर देखें तो ये राजस्व व्यवस्था में अंतर दिखाई पड़ता है। कुछ जगहों पर 1/3 भी उपज का हिस्सा लिया गया है। तो मैंने क्या कहा कि वर्षा की मात्रा हो, भूमि का प्रकार हो या सिंचाई की उपलब्धता हो, इसके आधार पर कर का निर्धारण किया गया है। लेकिन जनरली हम देखें तो भू राजस्व के तौर पर 1/6 भाग उपज का लिया जाता था। अब हम यह देखें तो याद रखिएगा कि भू राजस्व के अलावा अन्य भी स्रोत थे। अगर हम देखें तो भू राजस्व के अलावा अन्य भी स्रोत थे जिनसे विजयनगर साम्राज्य के शासकों को आय होती थी। इसमें हम देखें दोस्तों तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि विवाह कर लगाया गया था। विवाह कर जो लगाया गया था कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट कर के तौर पर देखने को मिला और अपने प्रकार की अलग व्यवस्था थी, क्योंकि पहले हम दूसरे शासकों के समय पे विवाह कर नहीं देखते थे। विवाह कर के अलावा अगर हम यहाँ देखें तो जुर्माने के तौर पर, दंड के रूप में जो पैसा वसूल किया जाता था, जो संपत्ति जब्त की जाती थी, है ना, ये भी कहीं ना कहीं राज्य के कोटे में ही जाती थी। इसके अलावा हम यह देखें तो हमें यहाँ पर व्यवसाय व्यवस्था पर कहीं ना कहीं कर दिखाई पड़ता है। व्यवसाय व्यवस्था पर जो कर था वो विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख साधन था। इसके अलावा हम देखें तो युद्ध के समय हम देखें तो सैन्य कर एक अलग व्यवस्था दिखाई पड़ती है, क्योंकि युद्ध के समय क्या होता है, एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए आपको अलग से पैसे की जरूरत पड़ती है, तो युद्ध के समय सैन्य कर लगा दिया जाता था। इसके अलावा हम यहाँ देखें दोस्तों तो संपत्ति कर जो है वो भी विजयनगर साम्राज्य के शासन में चलता था। अब सोचिए, इतने प्रकार के कर लेते थे और इतना सारा पैसा इकट्ठा होता था तो क्या करते थे? तो याद रखेंगे, विशेषकर अगर हम कृष्णदेव राय जी की बात करें जो 1509 से लेकर लगभग 1529 तक 20 वर्ष के आसपास विजयनगर साम्राज्य में शासन करते हैं और पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य में हम देखें तो सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पर आप कृष्णदेव राय को देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी ये कहा है कि उसने दक्षिण में जिन भी शक्तिशाली शासकों को देखा, भारत में उसके समय के जो भी शासकों को देखा, उन शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई रहा है तो वो कृष्णदेव राय थे। ये ध्यान रखना, जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर एक 20 साल के अपने शासन के अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से काम किया था। और बहमनी साम्राज्य के शासकों ने जब जब इनके क्षेत्र पर आक्रमण किया तो इन्होंने उन आक्रमणों को कई बार विफल भी किया था। ध्यान रखें, कृष्णदेव राय जो थे उनको अब विशेष तौर
पर तेलुगु साहित्य के पुनरुत्थान के कारण जानते हैं। तेलुगु साहित्य की अगर हम बात करें तो इनके दरबार में 8 प्रमुख तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें हम अष्ट दिग्गज कहते थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी कि कृष्णदेव राय खुद भी विद्वान थे जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी। तो कृष्णदेव राय जी जो थे, इनके समय पे जो कर व्यवस्था बाकी सब चीजें थी उनमें इन्होंने थोड़ी सी आसानी बरती और विवाह कर जैसे करों को खत्म कर दिया। राजस्व के तौर पर जो चीजें प्राप्त करते थे उसमें कृष्णदेव राय के समय हम देखें तो बंजर भूमि जो थी, याद रखिए बंजर भूमि जो थी, ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं थी, फालतू जो भूमि होती थी, उस भूमि को भी इन्होंने कृषि योग्य बनाने के लिए सुधार का काम किया था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि जंगली भूमि या बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न करने वाले विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक थे, तो वो शासक का नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पर जाने गए थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि अहमदनगर क्षेत्र में निजाम शाही वंश की स्थापना कैसे हुई थी और यहीं से हम लोगों ने चांद बीबी नामक एक महिला की भी बात की थी जिसका शासन हमें देखने को मिलता है। बराबर। अब यहां पर प्रश्न यह है कि अहमदनगर में निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। तो याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य जो रहा, विशेष तौर पर हम देखें तो मुगल साम्राज्य का औरंगजेब के समय पे हम देखे जाएं तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया और इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। औरंगजेब जो था उसने इसको जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। हालांकि बाद में यहां पर विद्रोह हुआ तो शाहजहां भी यहां पर आता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बाद में औरंगजेब भी यहां आता है। तो ये मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और यहां का जो शासन था हुसैन शाह, उसको आजीवन कारावास दे दिया गया। और आजीवन कारावास भी कहां दिया गया, इसको हराकर इसको ग्वालियर भेज दिया गया और ग्वालियर में इसको कैद करके रखा गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां एक बात और याद रखिएगा कि लगभग 1633 के आसपास हम देखें तो मुगल सेना ने 4 महीने तक इस क्षेत्र का घेरा डालकर रखा था। जो दौलताबाद का क्षेत्र था यहां 4 महीने तक घेरा डालकर रखा था और 4 महीने तक घेरा डालने के बाद अंततः उन्होंने अहमदनगर को जीत लिया और यहाँ के निजाम शाही वंश को खत्म कर दिया। और अहमदनगर जो है वो मुगल साम्राज्य में सूबे की तरह आपको दक्षिण में दिखाई पड़ता है। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासन कौन था। देखिए यहां से एक अलग व्यवस्था आएगी। हम आधुनिक काल के इतिहास में जब मैसूर के बारे में पहले बात किए थे और आगे भी मैं इसके बारे में दोबारा से डिस्कशन करूंगा, तो मैसूर जो है वो वाडियार राजवंश के समय से हमको देखने को मिलता है और बाद में हैदर अली जो है वो आता है और हैदर अली के द्वारा मैसूर को एक अलग व्यवस्थित तौर पर स्थापित किया जाता है। लेकिन अभी हम यहां बात करें कि इस विजयनगर साम्राज्य में देखें, विजयनगर साम्राज्य में लगभग 1565 के आसपास 25 जनवरी को जो राक्षस तंगड़ी बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध होता है उसके बाद इनकी स्थिति खराब हो जाती है। तो वाडियार राजवंश के बाद हमें देखने को मिलता है कि शक्ति यहां पर दोबारा आने की व्यवस्था में आती है। और यहां जब वाडियार राजवंश आया था तो कहीं ना कहीं वाडियार राजवंश की स्थापना के समय विजयनगर का शासक जो था वो वेंकट द्वितीय था। वेंकट द्वितीय जो था वो वाडियार राजवंश के समय शासन कर रहा था। और यह भी याद रखिएगा कि जो वेंकट द्वितीय है, ये वेंकट सेकंड जो था दोस्तों, उसने 1585 से लेकर 1614 के आसपास तक शासन किया। ये इसका समय था किसका, वेंकट सेकंड का। वेंकट सेकंड का जो समय काल था वो 1585 से लेकर 1614 के आसपास था। इसने एक लंबी अवधि तक शासन किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजयनगर की जो सैन्य शक्ति थी, याद रखिए विजयनगर की जो सैन्य शक्ति थी, या फिर हम बात कर लें विजयनगर की समृद्धि जो थी, ये विजयनगर की सैन्य शक्ति हो या विजयनगर की समृद्धि हो, इसका पुनरुत्थान हमें देखने को मिलता वेंकट द्वितीय के समय, जो कि तालीकोटा के युद्ध के बाद घटता चला गया था। मतलब तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर को इतनी बड़ी क्षति हुई थी कि बाद में इसकी स्थिति पतन की ओर चली गई। तो यहां पर वेंकट द्वितीय जब शासक बनता है तो वो विजयनगर की सैन्य शक्ति और समृद्धि को दोबारा से आगे बढ़ाने का, उत्थान करने का काम करता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? यह एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है कि किसे जगत गुरु कहा गया। तो याद रखिएंगे, इब्राहिम आदिल शाह वो शासक था जिसको आप सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखने वाले शासक के तौर पे जानते हैं। इसने सभी धर्म के प्रति क्या किया? सहिष्णुता की भावना रखी। और कहीं ना कहीं एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था हमें देखने को मिलती है इब्राहिम आदिल शाह के समय। भले ही वो ईसाई धर्म हो, मुस्लिम हो, हिंदू धर्म हो, इन सभी के प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं इब्राहिम आदिल शाह जो है वो नरम रुख अपना कर रखा था। इसने कोई विशेष एक्शन यहाँ पर नहीं लिया। तो धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक के तौर पर इब्राहिम आदिल शाह को आप देखते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इसने लगभग 1580 से लेकर 1627 तक, 1580 से लगभग 1627 तक एक लंबे समय तक शासन किया था। और यह ये भी याद रखना है कि जब ये गद्दी पर बैठा था, मतलब इब्राहिम आदिल शाह, इसके सामने आप सेकंड लगा सकते हैं, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जब गद्दी पर बैठा था तो ये अल्पवयस्क था। याद रखिए, अल्पवयस्क था ये जब गद्दी पर बैठा था। और इसकी मां का नाम था चांद बीबी, जिसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो आपने अगर वो लेक्चर देखा है तो आपको पता चलेगा कि चांद बीबी कौन थी। और अगर नहीं देखा है तो ये लेक्चर देखने के बाद इसका पार्ट 1 जो है विजयनगर साम्राज्य वाले लेक्चर का, वो देखिए तो समझ में आएगा कि क्या स्थिति। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो इतिहास जब आपको पढ़ना है तो आप उसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी लिंक बनी रहती है ना। अगर आपने पिछला टॉपिक छोड़ रखा है और अगला टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो पिछली व्यवस्था आपकी गैप में हो गई। अब पहले क्या हुआ वो आपको नहीं पता, अचानक से वो कैरेक्टर आपके सामने आ जाएगा तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब हम ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं तो पहले हम लोगों ने कहां से शुरू किया है? प्राचीन भारत से। सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो, फिर हमने एक एक करके टॉपिकों को वैसे पढ़ा है। वैसे ही हम लोग मध्यकाल में भी एक के बाद एक टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं ताकि लिंक बनी रहे, कुछ भी बीच में ऐसा ना रहे जो गायब सा लगे आप लोगों को, क्योंकि कुछ भी चीज अगर गायब लगी तो हिस्ट्री समझना मुश्किल होगी, सब ऊपर से जाने वाला होगा। तो अगर चाहते हो कि बेहतर तरीके से हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बनते चले जाएं तो एक के बाद एक चीजों को करें। तो यहां पर अगर चांद बीबी को समझना है तो पहला वाला पार्ट देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो बेहतर तैयार हो सके। और एक के बाद एक सभी लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत आपको हिस्ट्री में नहीं पड़ने वाली है ना। तो यहां पर हमने क्या कहा कि इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो था जब शासक बनता है तो ये अल्पवयस्क था, मतलब इतना समझदार ये नहीं था कि शासन व्यवस्था को चला सके। अब जब शासन व्यवस्था को चला सके, इतना समझदार नहीं था, तो इसको कोई ना कोई संरक्षक चाहिए। अब इसको संरक्षक चाहिए था तो यहां पर कहीं ना कहीं उसकी मां चांद बीबी जो होती है वो इसकी संरक्षक बनती है। अच्छा, संरक्षक के तौर पर चांद बीबी लगभग 4 साल तक काम करती है और लगभग 1584 तक अगर मैं बात करूं तो चांद बीबी जो है वो पुनः अहमदनगर लौट जाती है। और उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह जो है वो शासन करता है और एक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक की जो एक इमेज है वो हमें इब्राहिम आदिल शाह की यहाँ दिखाई पड़ती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इब्राहिम आदिल शाह जो है उसको उसकी कहीं ना कहीं इस सहिष्णुता नीति के कारण जो मुस्लिम उस समय के लोग थे, जो प्रजा थी, वो इसको जगत गुरु कहकर पुकारते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो तुलु वंश के बारे में मैं पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूं। आपको पता है कि तुलु वंश की स्थापना कब और किसने की थी। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि तुलु वंश के अंतिम शासक कौन थे? सदाशिव राय थे। तो यहां पर एक क्वेश्चन तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि तुलु वंश के अंतिम शासक के तौर पर सदाशिव राय मौजूद थे। अब एक्चुअल में जब आप सदाशिव राय की बात करते हैं ना तो यहां पर आपके सामने क्रिएट होती है एक इमेज कि सदाशिव राय जो है वो एक योग्य शासक नहीं था, एक कमजोर शासक था। जब योग्य शासक नहीं था, एक कमजोर शासक था, तो ऐसे में ना तो इसके अंदर कूटनीतिक दूरदर्शिता थी, ना ही शासन करने का कोई अनुभव था और ना ही शासन करने की क्षमता थी। तो ऐसे में इनके समय जो मंत्री रहे हैं, जो उच्च पदों पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने इनका फायदा उठाया। और इन्हीं लोगों में से एक था राम राजा या राम राय। राम राय ने क्या किया कि तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय की कमजोरी का फायदा उठाकर लंबे समय तक इनको ये लूटता रहा और इनकी तरफ से शासन में काम करता रहा और अपने आप को उसने मजबूत कर लिया। और लंबे समय तक
सदाशिव राय के साथ रहकर लगभग हम बात करें 6 महीने बिताए इसने, और 6 माह के बाद राम राय ने सदाशिव राय की हत्या कर दी, और सदाशिव राय की हत्या के बाद ही तुलु वंश जो है उसका अंत हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, जिसे हम तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, बन्नी हट्टी की लड़ाई भी कहते हैं, है ना। इस युद्ध जो कि 25 जनवरी 1565 को हुआ था, इस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो याद रखिए, जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इस समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो सदाशिव राय था। सदाशिव राय जब विजयनगर साम्राज्य का शासक था, लगभग इसने 1543 से लेकर 1567 के बीच में शासन किया था। शासन क्या किया था? ये राजा था सिर्फ, बाकी तो राम राय पूरी व्यवस्था को देख रहा था, जिसकी वजह से पूरा एम्पायर कमजोर हो गया और भुगतना पड़ा कि तालीकोटा का युद्ध जब होता है 25 जनवरी 1565 को, तो विजयनगर साम्राज्य के शासक की हार होती है और विजयनगर का पतन होना शुरू हो जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकता है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में शासक कौन था? तो आपका उत्तर होगा सदाशिव राय। अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के क्या कारण थे? तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों याद रखिएगा कि एक तरफ विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, है ना, सदाशिव राय हम बात की, और दूसरी तरफ हम बात करें तो एक महासंघ था। इस महासंघ में दक्कन की कई इंपॉर्टेंट शक्तियां मिली हुई थी। तो दक्कन की सभी शक्तियां और एक तरफ विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था विजयनगर का। और इसका कारण अगर हम बात करें तो राम राय का दक्षिण सल्तनों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतरजातीय राजनीति में हस्तक्षेप। देखिए कहीं ना कहीं राम राय, जब सदाशिव राय राजा थे तो राम राय शासन व्यवस्था को देखा हुआ था। अब शासन व्यवस्था अगर हाथ में राम राय की थी, तो राम राय जो जो कदम उठा रहा था वो ये नहीं समझ रहा था कोई कि राम राय की चालाकी है, ये समझ रहे थे कि ये सब विजयनगर साम्राज्य के शासक की चालाकी है। तो वहां के जो दक्षिण के सल्तनत के लोग थे, उन लोगों में कहीं ना कहीं विजयनगर के खिलाफ एक आक्रोश भरा यहाँ पे, और दूसरा है कि विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनत की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, बिल्कुल, क्योंकि विजयनगर एक संपन्न साम्राज्य के तौर पर दिखाई पड़ता था। तो ऐसे में दक्षिण के जो शासक थे वो इससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या की भावना रखते थे और इससे बदला इसको खत्म करने का सोचते थे। तो दोनों के दोनों कारण रहे जिसकी वजह से तालीकोटा का युद्ध होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो ध्यान रखें कि विजयनगर के खिलाफ दक्कन के जो सभी साम्राज्य यहाँ पर स्वतंत्र रूप से स्थापित हुए थे, उनमें बीजापुर ने तालीकोटा के युद्ध में शामिल हुआ था, अहमदनगर भी शामिल हुआ था, गोलकुंडा भी शामिल हुआ था, बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। यह आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो शानदार स्वर्ण युग चल रहा था उसकी समाप्ति हो जाती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो कि 1565 में होता है के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था और इसकी राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? देखिए जब विजयनगर साम्राज्य चल रहा था तो कई सारे पुर्तगाली हो या फिर फारसी लोग भारत आए और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के महान शासकों के दरबार में समय भी बिताया और इस समय की संपन्नता समृद्धि का वर्णन भी किया। लेकिन जब तालीकोटा का युद्ध हार गया और विजयनगर साम्राज्य की संपन्नता खत्म सी हो गई, उसके बाद हम देखें तो सीजर फ्रेडरिक नाम का व्यक्ति भारत आता है और बाद में इसने उस समय जो भारत की विजयनगर साम्राज्य की संपन्नता जो खत्म हुई थी, जो कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ी थी, उसके बारे में उल्लेख किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिए विट्ठल स्वामी जो है वो एक महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो भगवान विष्णु को एक अलग रूप में पूजा जाता है। तो प्रारंभ में ये महाराष्ट्र में पूजा जाता था, वहां से फिर ये दक्षिण में कर्नाटक और बाकी की सब चीजों में फैलता चला गया और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो याद रखिएगा
कि जो हजार रामा स्वामी मंदिर है, ये हजार रामा स्वामी मंदिर जो है, जो कृष्णदेवराय के समय बनवाया गया था, ये मंदिर दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बनाया गया एक इंपॉर्टेंट मंदिर है। और इस मंदिर में जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो कई सारी प्राकृतिक चीजों का और कहीं ना कहीं पशुओं को लेकर अच्छी अच्छी डिजाइन उकेरी गई है धार्मिक तौर पे। लेकिन जब हम इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो अंदर की दीवारों पर रामायण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो दृश्य हैं उनको वहां पर चित्रित किया गया है। तो एक अद्भुत यहां पर आपको व्यवस्था देखने को मिलती है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि हजार रामास्वामी मंदिर कहां है, तो याद रखेंगे कर्नाटक में हम्पी जो है, यहां तुंगभद्रा नदी के पास में ये हजार स्वामी मंदिर आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों याद रखेंगे, मदुरा मतलब हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है। और मीनाक्षी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि मीनाक्षी मतलब मछली की आकार की आंख वाली जो आकृति है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और इस मंदिर को माता पार्वती से संबंधित करके देखा जाता है, तो शिव और पार्वती से संबंधित है मीनाक्षी मंदिर, जो कि मदुराई के पांड्य शासकों के द्वारा स्थापित करवाया गया था। और यह कब स्थापित करवाया गया था? 6वीं शताब्दी में। यदि हम देखें तो 6वीं शताब्दी में इस मंदिर को स्थापित करवाया था। वो भी किसने? पांड्य राजा थे जिनका नाम था कुलशेखर। पांड्य राजा कुलशेखर जो थे उनके द्वारा इस मंदिर को स्थापित करवाया गया था। और ये द्रविड़ शैली में बनाया गया दक्षिण भारत के प्राचीनतम, अगर हम धरोहर में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? दोस्तों शैवों का अजंता कहा जाता है लिपाक्षी मंदिर को। लिपाक्षी मंदिर भी दक्षिण भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर के तौर पर जाना जाता है। जब हम लिपाक्षी की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिए इसको हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर ये आ जाए कि हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से कौन सा मंदिर फेमस है, तो हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से लिपाक्षी मंदिर फेमस है, क्योंकि इस लिपाक्षी मंदिर में आपको लगभग 70 खंबे देखने को मिलते हैं। कितने खंबे देखने को मिलते हैं? 70 खंबे देखने को मिलते हैं। और ये जो 70 खंबे हैं, इन 70 खंबों में से एक खंबा ऐसा है जो जमीन से जुड़ा ही नहीं है। बराबर, एक खंबा ऐसा जिसका जमीन से कोई संपर्क नहीं है। जब भी लोग यहाँ जाते हैं तो इसके नीचे कपड़ा या टॉवेल डाल डाल के चेक कर लेते हैं कि ये खंबा जमीन से नहीं जुड़ा हुआ। मतलब इस मंदिर में आपको 70 खंबे मिलेंगे, 70 में से एक खंबा ऐसा है जो हवा में ही लटका रहता है, इसीलिए इसको हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण जो है वो लगभग 1530 ईस्वी के आसपास 1530 ईस्वी के आसपास किया गया था। किसने किया था? तो याद रखेंगे विरूपन्ना नायक, विरूपन्ना नायक और वीरन्ना, विरूपन्ना नायक और वीरन्ना, ये दो लोग थे। इन दोनों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये कौन थे? तो याद रखेंगे ये दोनों भाई थे। ये दोनों भाई किसके शासनकाल में थे? तो अच्युत देवराय जो था, याद रखें अच्युत देवराय जो था, इसके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य में गवर्नर के तौर पर ये दोनों भाई काम करते थे। और इन्हीं दोनों भाइयों ने 1530 ईस्वी में लिपाक्षी मंदिर बनवाया था, जो 70 खंभों वाला एक मंदिर है, जिसमें से एक खंभा जो है हवा में लटका होता है, इसलिए इसको हैंगिंग पिलर मंदिर के तौर पर भी आप जानते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर के तौर पर है, ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य में इसका निर्माण करवाया गया था। और शिव जी से संबंधित है ये मंदिर, भगवान शिव से संबंधित मंदिर है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे है सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 सूची 2 से जब आप मिलाएंगे तो यहां पर आपको एक तरफ हम देखें तो प्रमुख वर्ड दिए गए हैं और इनसे संबंधित अर्थ दिया गया है। अगर यहां पर देखा जाए कि बड़वा शब्द का क्या मतलब होता है, तो उत्तर भारत में आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग, बड़वा किसको कहा गया? उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में जो लोग बस जाते थे उनको बड़वा कहा जाता था। बेस वेग किसको कहा जाता था? तो दासों का क्रय विक्रय जब आप करते थे तो उसे बेस वेग कहते थे। राय किसको कहा जाता था? विजयनगर काल में राजा को क्या कहते थे? राय कहते थे। जैसे देवराय, कृष्णदेवराय,
बराबर। तो यहां पर आपको राय का मतलब था विजयनगर काल में राजा को कहते थे। गणपेंद्र किसको कहते थे? पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा जो होता था उसको आप गणपेंद्र कहते थे। तो ये याद रख लीजिएगा कि बड़वा मतलब उत्तर भारत से दक्षिण में जाकर बसने वाले लोग, बेस वेग का मतलब दासों का क्रय विक्रय, राय का मतलब विजयनगर काल में राजा को कहते थे, और गणपेंद्र का मतलब होता था पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। ठीक है। अगला है दोस्तों, इसमें भी शब्द दिए गए हैं जो भूमि से संबंधित हैं और एक तरफ उनका अर्थ दिया गया है। तो यहां याद रखिएगा, भंडारवाद ग्राम भूमि किसको कहा जाता था? भंडारवाद ग्राम भूमि कहते थे राज्य के सीधे नियंत्रण वाले गांव की भूमि। ऐसे राज्य जो सीधे राज्य के नियंत्रण में होते थे उन गांव की भूमि को भंडारवाद ग्राम भूमि कहते थे। मान्य भूमि किसको कहा जाता था? कि अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए भूमि देते हैं तो राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि को मान्य भूमि कहा जाता था। अमरम का क्या मतलब होता था? तो याद रखेंगे कि सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे अमरम कहा जाता था। और रत कोड़गे किसको कहते थे? तो युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले लोगों को जो भूमि दी जाती थी उसको रत कोड़गे भूमि कहते थे। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वीर पांचाल का अर्थ क्या था दोस्तों? तो वीर पांचाल का मतलब था दस्तकार वर्ग, ऐसे वर्ग जो शिल्पी वर्ग था, जो हस्तशिल्प का काम करते थे, उस वर्ग को यहां पर नाम दिया गया है वीर पंचाल वर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको ध्यान रखना है कि उम्बली भूमि किसको कहते थे? गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि को उम्बली भूमि कहते थे। बिल्कुल सही है। कुट्टगी किसको कहते थे? पट्टे पर ली गई भूमि को कुट्टगी कहते थे। कुदी किसको कहते थे? किसान मजदूरों को कुदी कहते थे। मान्य भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि को मान्य भूमि नहीं कहते थे। मान्य भूमि का मतलब था जो आयंगर लोग होते थे उनको जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उस भूमि को आप मान्य भूमि कहते थे। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। तो याद रखेंगे जिस प्रकार से आप मराठा साम्राज्य की बात करते हो और वहां पर अष्टप्रधान की व्यवस्था थी और उस अष्टप्रधान में शिवाजी महाराज ने सबसे ऊपर पेशवा को रखा था जिसको आप प्रधानमंत्री कहते थे, वैसी व्यवस्था हमको विजयनगर साम्राज्य में भी दिखाई पड़ती है और यहाँ पर जो हेड होता था उसको प्रधानी या महाप्रधानी कह के बुलाया जाता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में अधिकारियों का नाम दिया गया है और उनका विभाग दिया है। सभानायक कौन होता था? मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभानायक कहते थे। सर्वनायक किसको कहते थे? जो मुख्य सचिव होता था उसको सर्वनायक कहते थे। माननीय प्रधानम किसको कहते थे? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री को कहते थे। मुद्राकर्ता किसे कहते थे? शाही मुद्रा को रखने वाला व्यक्ति जो था उसे मुद्राकर्ता कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नयंगार व अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो याद रखेंगे विजयनगर काल में नयंगार और अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। अगर हम हमारे देश में स्थानीय स्वशासन की बात करें दोस्तों तो याद रखना है स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से चोल काल जो है उसको हम स्वर्ण युग के तौर पर देखते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था का स्वर्ण युग अगर कुछ था, स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से अगर स्वर्ण युग था, जहां ग्राम पंचायत और आदि की व्यवस्था में सबसे पहले देखने को मिलती है एक अलग स्थिति में, वो चोल काल था। और विजयनगर साम्राज्य ने, चूंकि चोल काल भी दक्षिण में था, विजयनगर साम्राज्य भी दक्षिण में रहा, तो विजयनगर साम्राज्य में चोल काल की कई सारी विशेषताओं को ऐसा कैसा अपना लिया गया था। उन विशेषताओं में वो ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था को भी अपनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय व्यवस्था है उसको आप एक गांव स्तर पर देखते हैं और एक प्रांत स्तर पर देखते हैं। तो गांव स्तर की व्यवस्था जो है उसको अलग नाम दिया गया और प्रांत स्तर की व्यवस्था को अलग नाम दिया गया। तो यहां अगर हम बात करें नायंगर व्यवस्था की तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो नायंगर व्यवस्था, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो नायंगर व्यवस्था है ये प्रांत स्तर की व्यवस्था थी और इसी में अगर हम बोले आयंगर व्यवस्था ये ग्रामीण स्तर की व्यवस्था थी। नायंगर और आयंगर की बात करें तो नायंगर प्रांत स्तर की व्यवस्था थी और आयंगर ग्रामीण स्तर की व्यवस्था थी। अगर हम सबसे पहले आयंगर की बात कर लें तो यहां पर ग्रामीण प्रशासन की इकाई होती थी, ग्रामीण प्रशासन की पूरी इकाई होती थी और इसमें क्या किया जाता था, इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए 12 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 12 व्यक्तियों का, कितने व्यक्तियों का? 12 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता था जो कि इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाता था।
कहाँ? ग्रामीण इस प्रशासन में। तो इस 12 व्यक्तियों की इस व्यवस्था को आयंगर कहते थे। तो ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत जो चीजें थी वो आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। और प्रांतीय स्तर पर देखें हम तो प्रांतीय स्तर पर जो व्यवस्था चलती थी वो आयंगर लोगों के अंतर्गत आती थी। और यहां ये भी याद रखिएगा कि इसका जो हेड होता था वहां पे नायक शब्द दिखाई पड़ता है। नायक जो होते थे दोस्तों ये सेना नायक होते थे एक प्रकार से, और ये सेना नायक होते थे जो अपने पास सेना की एक टुकड़ी रखते थे, जरूरत पड़ने पर ये यूज करते थे। और इस पूरी व्यवस्था को आप नायंगर व्यवस्था के अंतर्गत लेते हैं। जब इस व्यवस्था में आप जाते हैं प्रांतीय शासन में तो यहां पर इनको वेतन के तौर पर भूमि का एक भाग दिया जाता था जिसको अम्बरम कहा जाता था। तो अम्बरम क्या है? अम्बरम वो व्यवस्था थी जो नायंगर लोगों को उनकी सेवा के बदले दी जाती थी। तो नायंगर और आयंगर व्यवस्था क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय व्यवस्था को देखने के लिए जो सिस्टम कंटिन्यू किया गया था उसे नायंगर और आयंगर व्यवस्था के नाम से आप जानते हैं। अगला प्रश्न है अमरम का क्या अर्थ था? अमरम का मतलब था जागीर। जागीर जो थी वो नायकों को दिया जाता था। जो नायंगर व्यवस्था थी उसमें जो नायक होते थे जिनके पास सेना की एक टुकड़ी होती थी उनको कहीं ना कहीं सेना के रखरखाव और आदि चीजों के लिए भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था जिसे अमरम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। विजयनगर काल में ग्रामीण इकाई पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे क्या कहते थे? उसे आयंगर कहते थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शिष्ट का क्या अर्थ था? शिष्ट भूमि कर को कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? सैनिक विभाग को कदाचार कहते थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जौनपुर मलिक सरवर के द्वारा, मालवा दिलावर खां गौरी के द्वारा, गुजरात जफर खां मुजफ्फर शाह के द्वारा और बंगाल शमशुद्दीन इलियास शाह के नेतृत्व में चल रहा था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो याद रखेंगे खानदेश का मतलब बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जो छोर है वो बुरहानपुर में है, इसे हम पहले खानदेश के नाम से जानते थे। और ये पूरा के पूरा प्रदेश ताप्ती नदी के किनारे वाला इलाका आता है। किसके किनारे पर है? ताप्ती नदी के किनारे वाले इलाका आता है। और मलिक रजा फारूकी के द्वारा यहाँ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। इस वंश को फारूकी वंश के नाम से जानते हैं। लगभग 1399 के आसपास खानदेश की एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर, मुस्लिम साम्राज्य के तौर पर स्थापना मलिक रजा फारूकी के द्वारा की गई थी। तो खानदेश बुरहानपुर का क्षेत्र कहलाता था ताप्ती नदी के किनारे पर। ठीक है। अगला प्रश्न है तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? तो जौनपुर था। दोस्तों जौनपुर जो है यहां इसकी स्थापना आपको 14वीं सदी में दिखाई पड़ती है। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि पागल अभागा और इस प्रकार के शासकों के तौर पर देखते हैं, जिसने तुगलक वंश के अंतर्गत शासन किया और दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इसका जो मूल नाम था वो जौना खां था। अब ये जौना खां जो है कुछ जगह पर इसका नाम जूना खां मिलता है। तो जौना खां जो था इसका चचेरे भाई का नाम था फिरोज तुगलक। अब फिरोज तुगलक जो था ये इसका चचेरा भाई था। और जब मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में सिंध के ठट्टा में मृत्यु हुई तो उसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक ने अपने भाई जौना खां के नाम पर उसकी याद में जौनपुर नामक नगर की स्थापना यूपी में की थी। और बाद में यहीं पर आपको जौनपुर के शर्की शासकों का शासन दिखाई पड़ता है जो कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट वंश के तौर पर दिखाई पड़ता है। ठीक है। कहां के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क या पूर्व का स्वामी था? तो मैंने अभी बताया जौनपुर में 1394 के आसपास जब हम देखते हैं तो यहां पर मलिक सरवर के द्वारा शर्की साम्राज्य की नींव रखी गई थी। मालवा के किस शासक के शासन काल में मालवा राज्य का विलय अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो बाज बहादुर खान जब मालवा का शासक था तो यहां पर इसी समय लगभग 1561 के आसपास अकबर ने मालवा विजय के लिए अभियान किया और आदम खां जो था उसे मालवा विजय के लिए अकबर भेजता है।
अकबर मालवा पर आक्रमण करता है, बाज बहादुर के साथ युद्ध होता है, बाज बहादुर अंत में मारा जाता है और मालवा किसके अंतर्गत आ जाता है? मालवा आ जाता है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। तो इस प्रकार से मालवा के अंतिम शासक के तौर पर भी आप बाज बहादुर को देखते हैं, उसके बाद ये मुगलों के अंतर्गत आ गया था। बाज बहादुर जो है वो रानी रूपमती के साथ अपने प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चा में रहता है और ये मांडव का क्षेत्र था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो अहमद शाह प्रथम ने लगभग 1411 के आसपास अहमदाबाद की स्वतंत्र रूप से स्थापना की थी। यह वो समय था जब अहमदाबाद विशेष तौर पर सूरत जो था वो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के तौर पर था और हर एक व्यक्ति चाहता था कि इस क्षेत्र पर उसका शासन हो, लेकिन यहां अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना 1411 में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो याद रखेंगे फारसी भाषा में किया था। जैनुल आबिदीन जो थे वो एक बेहतर शासक के तौर पर कश्मीर में दिखाई पड़ते हैं और इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदियों से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? यह समझना है कि अगर हम देखें तो अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हम हसन गंगू के नाम से जानते हैं, जिसने बहमनी राजवंश की स्थापना लगभग 1347 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय सेनापति के तौर पर इंपॉर्टेंट पद पर या सूबेदार के तौर पर मौजूद था, जिसने बाद में यहां पर इस्लामी राज्य बहमनी साम्राज्य की नींव भी रखी थी और जिसका लगातार संघर्ष चला है विजयनगर के राजाओं से। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू के नाम से आप जानते हैं, इसने इस प्रदेश में हिंदुओं से जजिया कर न लेने का एक आदेश पारित किया था। अब जजिया कर के बारे में पहले बता चुका हूं कि लगभग 2.5 से 3% के आसपास गैर मुसलमानों से या हिंदुओं से लिया जाने वाला कर होता था एक प्रकार का, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इस कर को शुरू किया था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, उसके बाद फिरोज तुगलक ने इसको ब्राह्मणों पर भी लगाया, अकबर ने इस कर को खत्म करवा दिया था, बाद में फिर जो औरंगजेब है वो बाद में इसको फिर से लागू करवाता है और मोहम्मद शाह रंगीला के समय अंतिम रूप से खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? तो याद रखेंगे कि बहमनी साम्राज्य की जब शक्ति खत्म हुई थी, इसका विभाजन 5 अलग अलग राज्यों में हुआ, जिसमें एक का नाम था बरार, एक का नाम था बीजापुर, एक का नाम था अहमदनगर, एक का नाम था गोलकुंडा और एक का नाम था इसमें बीदर। अब यहां एक चीज समझिए कि यहां पर ये 5 अलग अलग साम्राज्य बने, लेकिन इनका एक क्रम भी था। यहां पर याद रखिए बरार जो है ये सबसे पहले अलग हुआ था, मतलब बहमनी साम्राज्य का जब 5 रूपों में 5 भागों में डिवाइड हुआ था तो सबसे पहले अलग कौन हुआ था? बरार हुआ था, और इसीलिए बरार जो है वो राक्षस तंगड़ी के युद्ध में इनके संघ में भी शामिल नहीं हुआ था। और यहां याद रखिएगा कि जो बीदर जो था ये सबसे अंत में बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ था, इसलिए जब हम तालीकोटा का युद्ध देखते हैं तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के शासकों का उसमें इंपॉर्टेंट योगदान दिखाई पड़ता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में राज्य दिया है और उसमें विलय कैसे हुआ उसको दिया गया है। तो बरार का विलय अहमदनगर में किया गया, अहमदनगर शाहजहां ने मुगलों के अंतर्गत किया, बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपने समय मिला लिया था और बीदर को बीजापुर ने अपने भीतर विलय कर लिया था। ठीक है, यहां पर हम अहमदनगर और शाहजहां के बारे में मुगल काल में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में औरंगजेब के समय डिटेल में डिस्कशन करेंगे, विशेष तौर पर हम जयसिंह और शाइस्ता खां के बारे में बात करने वाले हैं वहां पे। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहां है? दोस्तों अटाला मस्जिद जौनपुर में है और शर्की शासक इब्राहिम शाह शर्की ने इस अटाला मस्जिद को 1408 में बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? दोस्तों तो याद रखेंगे विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है, जिनका संबंध भगवान शिव से माना जाता है। भगवान शिव के अवतार के तौर पर, एक रूप के तौर पर आप देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर की अगर विशेषता है तो वो यहाँ का शिवलिंग है जो कहीं ना कहीं दक्षिण की तरफ झुका हुआ है, और ये माना जाता है कि जब रावण
शिवलिंग यहां से ले जा रहा था तो वो कुछ समय तक यहां पर रुका था, ये ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं यहां का शिवलिंग दक्षिण की तरफ झुका हुआ आपको दिखता है। इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य सेकंड ने करवाया था। ये विक्रमादित्य सेकंड कौन था दोस्तों, तो याद रखेंगे ये कल्याणी के चालुक्य शासक था, जिसने विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कर्नाटक के हम्पी में निर्मित करवाया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। छोटा सोना मस्जिद बंगाल में है, झंझरी मस्जिद जौनपुर में है, हिंडोला महल मालवा में है, कहां, आपका मांडव में। रूमी खां मस्जिद जो है वो अहमदनगर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तद्धित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। और ये मंदिर जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो भगवान विष्णु को समर्पित विठल मंदिर जो है वो कर्नाटक के हम्पी में है और 15वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। दक्षिण में अगर हम कला की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट द्रविड़ कला में निर्मित एक भव्य मंदिर के तौर पर आप इसको देखते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब इसके खंभों को खटखटाते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं संगीत वाली ध्वनि निकलती है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो 56 खंभे हैं, इन खंभों को संगीत स्तंभ या फिर सारे गामा स्तंभ भी कहते हैं। तो ऐसा मंदिर जिसके खंभे की संख्या 56 है और जिन खंभे को आप अगर हाथ से खटखटाते हैं तो वहां से आपको संगीत की ध्वनि दिखाई पड़ती है। ये अगर हम कला की बात करें और अगर हम समृद्धि की बात करें तो ये सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में विजयनगर साम्राज्य और उसके आसपास के जो साम्राज्य रहे उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। राजस्व व्यवस्था से संबंधित ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उन पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ की कला संस्कृति में देखें तो कई इंपॉर्टेंट मंदिर बनवाए गए, उन सभी मंदिरों के बारे में हम लोगों ने देखा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का हमारे यहाँ पर माहौल है, यहाँ मंदिर की जो व्यवस्था उनमें से एक आध क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसको न सिर्फ सुनिए बल्कि अच्छे से नोट करके भी रखिए और समय समय पर इसका रिविजन करते जाइए। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।